नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शाकंभरी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान विषय का अध्याय प्रथम। इस अध्याय को हम आधा पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम शेष बचा अध्याय पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालें तो पार्ट 1 में हमने कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा, फसलों के प्रकार के बारे में पढ़ा जिनमें खरीफ की फसल और रबी की फसल, आधारिक फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ा जिनमें मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई और भंडारण के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मिट्टी तैयार करना, मिट्टी कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। कृषि औजारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की जिनमें हल, सेफ्ट, कुदाली, ये जो कृषि औजार हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। कल्टीवेटर, और उसके बाद हमने बुआई के बारे में पढ़ा। बुआई में बीजों का चयन कैसे किया जाता है और बुआई से संबंधित जो परंपरागत औजार है उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने खाद और उर्वरक को कैसे मिलाया जाता है मिट्टी में उसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या है, सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं सिंचाई से। सिंचाई क्या है? तो देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। आप सभी जानते हैं, मानव हो चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, जल सभी के लिए आवश्यक है। बिना जल के न तो पौधे वृद्धि कर सकते हैं, न जीव जंतु, न मानव वृद्धि और पोषण प्राप्त कर सकता है। तो पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। यानी जो पौधे की जड़ है वो जल का अवशोषण करती है और मिट्टी में जो पोषक तत्व है, उर्वरक है, खनिज है, वो भी जल में घुल करके पौधे की जड़ के माध्यम से पौधे की पत्तियों तक पहुंचते हैं। तो पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यानी यदि बीजों को नमी नहीं मिलेगी तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्मी हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। यानी जो सिंचाई का समय है, ऐसे ही फसलों पर निर्भर करता है कौन सी फसल को कितनी बार पानी देने की आवश्यकता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। यानी अगर शरद ऋतु की बात करें तो सर्दी के मौसम में फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। वहीं गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी के मौसम में पौधों को या फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उस समय सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता रहेगी। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी की एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, मिट्टी से जल का वाष्पन ज्यादा होता है और पत्तियों से भी जल का वाष्पन ज्यादा होता है और जल है वो वाष्प बन के वायु में चला जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में पौधों को अत्यधिक पानी देने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के स्रोत की बात करें, अब हम पढ़ते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं? तो देखिए, कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, इनमें देखो, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके देखो निम्न है। इनमें क्या है? मोट यानी घिरनी द्वारा पानी निकालना, कुएं से घिरनी द्वारा पानी निकालना, चेन पंप की सहायता से पानी निकालकर फसलों की सिंचाई करना, ढेकली की सहायता से पानी निकालकर फसलों की सिंचाई करना, रहट
और जिसको उत्तोलक तंत्र भी कहा जाता है। इन पद्धतियों द्वारा पौधों की सिंचाई की जाती है। ये सभी जो तरीके हैं वो अपने पारंपरिक तरीके कहलाते हैं। इसके बाद देखो, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपने सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों की बात करें तो सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है, जिनमें सबसे पहली है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, यानी फव्वारे लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो, और छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे चित्र 1.5 ए में दर्शाया गया है। सिंचाई की आधुनिक विधियों में दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में देखो क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक पतली पाइप होती है जिसकी लाइन पौधों के पास पास बिछा दी जाती है, और पौधों के पास उस पाइप में छेद किया होता है। इस पाइप में हर समय पानी की सप्लाई रहती है, और उन छेद के माध्यम से पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, जिसे हम ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे खरपतवार से पौधों की सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा के बारे में पढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं कि खरपतवार होती क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ घास फूस के पौधे फसलों के आसपास उग जाते हैं। इन घास फूस के पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। अगर इनको समय पर नहीं हटाया जाए तो ये जो फसल के पौधे हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो बूझ और पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए खरपतवार किसे कहते हैं, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, और इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, और इसे अपने मारवाड़ी भाषा में निनाण भी बोला जाता है। तो खरपतवार को हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से, जड़ से उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य जो है खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी ऐसे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है, उन रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा पद्धति से खेत में छिड़काव किया जाता है। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कटाई की। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है।
फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यानी परीक्षा में पूछा जाए कि कटाई किसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर होगा कि फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र 1.7 में दरांती का चित्र दर्शाया गया है। इसके अलावा मशीन के उपयोग से भी कटाई की जाती है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल को से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन गया, थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो काटी गई फसल के बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, जिसे विनोइंग करना भी कहते हैं, फटक कर अलग करते हैं। चित्र 1.9 में यह दर्शाया गया है। अब देखिए कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। फसल कटने के बाद बारी आती है भंडारण की, क्योंकि फसल का अगर उचित भंडारण नहीं किया जाए तो फसल खराब हो जाती है। तो देखिए भंडारण में क्या होता है। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके। अब देखो जंतुओं से भोजन। क्रियाकलाप 1.3। क्रियाकलाप 1.3 में एक सारणी दी हुई है। इसमें खाद्य पदार्थ और उस खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के स्रोत आपको लिखने हैं। खाद्य पदार्थ दूध की बात करें तो दूध के स्रोत हैं गाय, भैंस, बकरी और ऊँटनी। इसके अलावा कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं? तो जैसे अंडे की बात करें तो अंडे का स्रोत हो गया मुर्गी। इसके अलावा मांस की बात करें तो मांस के लिए भैंस और बकरी। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल के उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपने क्या सीखा, जिसमें हमें हमारे पाठ का सूक्ष्म रूप से दोहरान भी हो जाएगा। तो देखिए, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। इसके अलावा भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिनमें एक है रबी की फसल और दूसरी है खरीफ की फसल। फिर जुताई करके मिट्टी तैयार करना
और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज उचित दूरी पर रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं इस अध्याय के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले का क देखें, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। ख की बात करें तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। ग की बात करें, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। घ की बात करें तो फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं उनका मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए में दिया गया है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। कॉलम बी में दिया गया है मवेशियों का चारा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। डी में दिया गया है गेहूं, चना, मटर और ई में दिया गया धान एवं मक्का। तो कॉलम ए का पहला बिंदु जो है खरीफ फसल, इसका मिलान होगा धान एवं मक्का से। कॉलम बी में जो ई में बिंदु दिया गया उससे। कॉलम ए में 2 नंबर का जो बिंदु है रबी फसल, इसका मिलान होगा कॉलम बी के डी वाले बिंदु से, गेहूं, चना और मटर। कॉलम ए में 3 नंबर जो बिंदु है रासायनिक उर्वरक, उसका मिलान होगा कॉलम बी के बी वाले बिंदु से, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कॉलम ए में जो 4 नंबर बिंदु है कार्बनिक खाद, इसका मिलान कॉलम बी के सी वाले बिंदु से होगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देने हैं। प्रश्न संख्या 3 में क में खरीफ फसल के 2 उदाहरण लिखने हैं, तो खरीफ फसल के 2 उदाहरण हो जाएंगे धान और मक्का। ख में रबी की फसल के 2 उदाहरण लिखने हैं, ये हो जाएंगे गेहूं और चना। प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। प्रश्न संख्या 4 का क में दिया गया है मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोली करते हैं, इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। ढीली मिट्टी के छिद्रों में उपस्थित वायु से फसल के पौधों की जड़ें श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कर लेती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। यह जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जिनका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में ख की बात करें, बुआई। तो बुआई के बारे में देखिए, फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने तथा खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। खेतों में बुआई के 2 तरीके हैं, एक है परंपरागत औजारों द्वारा और दूसरा है सीड ड्रिल द्वारा। परंपरागत औजारों की बात करें तो यह कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित करते हैं। सीड ड्रिल द्वारा देखें, सीड ड्रिल
नामक बीज बोने के यंत्र से भी बुआई की जाती है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी तथा गहराई बनी रहती है। बीजों को गुणवत्ता तथा बीज बोने का तरीका दोनों ही फसल उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 4 का बिंदु ग है, इसकी बात करें तो निराई। निराई में देखो क्या होता है, खेत में से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई खेतों में आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। निराई का कार्य खुरपी या हेरो की सहायता से करते हैं। पौधों में पुष्पन एवं बीज बनने की प्रक्रिया से पहले खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खड़ी फसल वाले खेत में किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह कार्य हेरो यानी पाटल से भी किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 का बिंदु घ देखिए, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? काटी गई फसल से बीजों अथवा दानों को भूसे से अलग किया जाता है। यह कार्य थ्रेशिंग कहलाता है। आजकल थ्रेशिंग भूसे से बीजों अथवा दानों को अलग करना का कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। यह मशीन वास्तव में तो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ हम उर्वरक व खाद में अंतर देखेंगे। उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद है वो खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर में होता है, जबकि खाद में पोषक पादप तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। छठे प्रश्न की बात करें, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियों में पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। छिड़काव या सिंचाई की जो दूसरी विधि है वो है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो देखो, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो वे नहीं उगेंगे क्योंकि उन्हें उगने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। वर्षा ऋतु में जल की प्रचुरता में बीज नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद डालता है। अपर्याप्त खाद से पौधे कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। अब खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में लेते हैं, तो जिनमें है पाटल या हेरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। अब यदि खेत में पटेला या हेरो नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेलों की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण का जो दूसरा तरीका है वो है रसायनों के उपयोग से। तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती।
खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारा जो है उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो हमें प्रश्न में बिंदु नंबर 1 दिया है फसल को चीनी मिल में भेजना, बिंदु नंबर 2 में दिया है सिंचाई, बिंदु नंबर 3 में दिया है कटाई, बिंदु नंबर 4 में दिया है बुआई, 5 नंबर बिंदु दिया है मिट्टी तैयार करना, 6 नंबर बिंदु में दिया है खेत की जुताई करना और 7 नंबर बिंदु में दिया है खाद देना। तो इनको अगर अपने व्यवस्थित क्रम में जचाएं तो इनका व्यवस्थित क्रम क्या होगा कि सबसे पहले खेत में मिट्टी तैयार की जाएगी, तो मिट्टी तैयार करना, उसके बाद खेत में जुताई की जाएगी तो खेत की जुताई करना, जुताई के बाद बुआई की जाएगी तो तीसरा बिंदु हो जाएगा बुआई, बुआई के बाद में फसल में खाद दी जाती है तो चौथा बिंदु हो गया खाद देना, पांचवा बिंदु हो जाएगा सिंचाई करना, सिंचाई के बाद जब फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो छठा बिंदु हो जाएगा कटाई और कटाई के बाद में फसल को चीनी मिल में भेजना। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 की बात करें, प्रश्न संख्या में दिया है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। आपको प्रश्न संख्या 11 में एक पहेली दी हुई है और इस पहेली में आपको ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं इन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे उनको भरकर ये पहेली को पूरा करना है। तो ऊपर से नीचे वाले प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला यानी जो 1 नंबर बिंदु इसमें दिया गया है वो है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका बिंदु नंबर 1 में देखें पहेली में जिसका नाम र से शुरू होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा रहट। बिंदु संख्या 2 बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो पहेली में बिंदु नंबर 2 ऊपर से नीचे देखें इसमें आपको एक शब्द दिया हुआ है शु, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पशु पालन। बिंदु संख्या 3 की बात करें फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है पहेली में देखें तो तीसरा अक्षर दिया हुआ आपको फ, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल यानी खरीफ आ जाएगा। बिंदु संख्या 6 ऊपर से नीचे फसल पक जाने के बाद काटना, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कटाई। फिर बाईं से दाईं ओर की बात करें तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। बिंदु संख्या 1 बाईं से दाईं ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हो जाएगी र से रबी। बिंदु संख्या 4 एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं बाईं से दाईं ओर बिंदु संख्या 4 में, तो एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं आपको पहेली में शब्द दिया हुआ है अक्षर दिया हुआ है फ, तो फ से हो जाएगा फसल। फिर बिंदु संख्या 5 की बात करें बाईं से दाईं ओर रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, इसमें आपको एक वर्ण दिया हुआ है उर्वरक का रव दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा उर्वरक। फिर बिंदु संख्या 7 की बात करें खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। तो बिंदु संख्या 7 बाईं से दाईं ओर खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कहेंगे निराई। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा अध्याय 1 आज पार्ट 2 के माध्यम से पूर्ण हुआ है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।